हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, एंड दैट इज द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। याद रखें, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होते हैं, एंड ये जो चैप्टर है ये आपको बताएगा कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा चैलेंज फ्री रहती है। चैलेंज मीन्स वॉट? चैलेंज क्या, डेमोक्रेसी के सामने क्या चैलेंज आ सकता है, उन सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम सभी भी ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्म्स होती हैं, और ऐसे में सबसे बेस्ट फॉर्म ये तो हम जान चुके थे प्रीवियस चैप्टर से कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। बट क्या वास्तव में सस्टेन करना विद द डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल? इट विल बी, यस फॉर श्योर, बट कैसे, उन सभी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है। ऑलरेडी हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा था और ये भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोगों के थ्रू चुने जाते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका था डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का। बट अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो में आप बात करते हो तो डेमोक्रेसी काफी ज्यादा ब्रॉडर मैनर में स्टडी की जाती है। जैसे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी डोमिनेंट फॉर्म है गवर्नमेंट की आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। इंस्टेड ऑफ ऑलिगार्की हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है, मोनार्की हो सकता है, और थ्योरेटिक्स हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, सो इन्होंने कहा है कि आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत डेमोक्रेसी बहुत ही प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है। डेमोक्रेसी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, अलग अलग काइंड ऑफ चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस के फॉर्म्स भी अलग अलग हो सकते हैं। चैलेंज क्या है हमारे हिसाब से? चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम। पीपल यूजुअली कॉल ओनली दोज डिफिकल्टीज अ चैलेंज विच आर सिग्निफिकेंट एंड कैन बी ओवरकम। ऐसे समझो, चैलेंज क्या है? मेरे सामने चैलेंज है कि इस पहाड़ को कैसे चढ़ना है, तो मैं उसको चैलेंज कहूंगा, लेकिन इट इज पॉसिबल टू अचीव दैट। यही तो है चैलेंज। तो यूजुअली हम तो ये कहते हैं। बट डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंज आते हैं वो ऐसा इतना आसान नहीं कि उसको ओवरकम कर जाओ आप। सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रॉब्लम कि हमें पढ़ना जरूरी है कि किस टाइप के चैलेंजेस डेमोक्रेसी को फेस करने होते हैं। ओके, सो दूसरे वर्ड्स में बात करें तो चैलेंज एक ऐसी डिफिकल्टी होती है दैट कैरीज विद इन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। वंस पीपल ओवरकम अ चैलेंज दे कैन गो अप टू द हायर लेवल। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी घर के अंदर सीढ़ी चढ़ने वाला हो। जब पहला कदम वो रखता है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं पहला कदम कैसे रखूंगा। अब जो वो पहला कदम अचीव कर लेता है तो एक चैलेंज उसका पार हो चुका होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सीढ़ियां उसकी बाकी होती हैं। जब वो ऊपर जाना सीख चुका होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जब नीचे देखता है तो उसको पता चलता है कि ये जो चैलेंज था वो काफी टफ होता जा रहा है, एंड नो डाउट आगे काफी रिस्क भी होगा। तो डेमोक्रेसी के साथ भी वैसे ही होता है। आप एक चैलेंज को ओवरकम करते हो, दूसरा चैलेंज आपके सामने आ चुका होता है, और ये उससे पहले से बड़ा चैलेंज होता है, पहले से बड़ा रिस्क होता है। ओके, सो केवल यूजुअली जो हम कहते हैं कि चैलेंज जो आपके लिए एक तरीके का टास्क है जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, जिसको आप अचीव कर सकते हो, वही चैलेंज डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसा ट्रम्प होता है, एक ऐसा विजय का रास्ता होता है जिसमें आप अचीव कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी बना सकते हो उन सभी रिस्क को ओवरकम करके। ओके, सो डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज क्या? डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है टू अचीव बेटरमेंट डे बाय डे। ओके, तो वही चीज इसने बताया। अब वो कैसे कैसे होता है उसको देखते हैं। ये तो चीज समझ में आ गई होगी, डेमोक्रेसी आजकल काफी प्रोमिनेंट है। सो व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस बेसिकली नाउअडेज कंट्री फेसेस? तो कंट्री जो भी नई इंडिपेंडेंट है वो कौन से चैलेंजेस को फेस करती है उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ चैलेंजेस पढ़ेंगे, और आज का ये जो वीडियो है इट वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके आगे हम, हालांकि चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, वन शॉट में भी हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू ही आपको चीजें समझा सके। दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर कि किस टाइप के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। हालांकि डेमोक्रेसी में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाना, लोगों को सेटिस्फाइड करना, कंट्री का इकोनॉमी डेवलप करना, पीस मेंटेन करना, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। लेकिन उन सभी चैलेंजेस को अगर आप कैटेगराइज करो और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने से लेकर डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने तक को अगर आप कैटेगराइज करके सारे चैलेंजेस को बांट दो तो देयर विल बी बेसिक 3 डिफरेंट चैलेंजेस, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। Okay, so what different type of challenges we faces? So first thing, the foundation challenge. In this challenge, what as नाम बता रहा है हमें, name suggested that foundation करना बहुत बड़ा challenge होगा among the countries. Those countries are which are newly independent.
इट वुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज वुड बी कि आप वहां पर कैसे लोगों का राज एस्टेब्लिश कर सकते हो, लोगों का कैसे वहां पर जो प्रेजेंस है उसको इंपॉर्टेंट बना सकते हो, कैसे उन लोगों के पास में अधिकार दे सकते हो कि वही अपने रूलर्स को चुने। सो इट वुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज कि आप जो भी कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज में अभी तक डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आप डेमोक्रेसी को कैसे फाउंड करोगे, कैसे डेमोक्रेसी को आप लेकर आओगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो पूरे ग्लोबल सिनेरियो में जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे सबसे बड़ा पार्ट यही होता है कि वहां डेमोक्रेसी आप कैसे लेकर आओ। डोंट फॉरगेट, आपने यूरोप पढ़ा है, आपने इंडिया पढ़ा है, आपने बहुत सारे और दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ा, क्लास 9th में पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, मैक्सिको के बारे में पढ़ा, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, वो यही है कि कंट्री को कैसे आप डेमोक्रेटिक बना सकते हो। इट वुड बी फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, एज ऑलरेडी आई सजेस्टेड यू, कि कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाना एक अलग चीज होती है, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट होना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सो जहां पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी को लेकर आना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे में आप कैसे ट्रांजिशन करते हो, कैसे आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आते हो, इट वुड बी फर्स्ट चैलेंज। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो, इसमें ईरान का एग्जांपल ले सकते हो, वेटिकन सिटी का एग्जांपल ले सकते हो जहां पे पोप रूल करता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इटली वाले के अंदर पढ़ा था ना हमने, वही वाली चीज है। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी तुमने भैया, अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद जरूरी है उसको कैसे एक्सपेंड करते हो आप। तो हर एक चीज जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के किस तरह से वो रीजन्स डिवाइडेड हैं, किस तरह से सोशल ग्रुप्स वहां रहते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन काम करेंगे, कैसे आप लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, कैसे फेडरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे, एंड ऑल सच थिंग्स, दीज ऑल चैलेंजेस विल इंक्लूड इन दिस काइंड ऑफ कैटेगरी विच इज एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी, मैंने आपको कहा कि आपने एक बार गवर्नमेंट को चुनने का मौका दिया जनता को और जनता ने गवर्नमेंट को चुन लिया, दैट्स इट। क्या ये डेमोक्रेसी होगी? नहीं। ऐसा तो कहां किया गया है? चाइना में भी किया गया है कि वहां पे वन पार्टी सिस्टम से, या फिर पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, क्लास 9th में पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में, कि उसमें हमने क्या कहा था, पाकिस्तान के अंदर एक बार कौन आ गया? डेमोक्रेसी आ गई, फिर परवेज मुशर्रफ जैसे लोग आ गए, फिर मिलिट्री, इस तरह से बहुत बार डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री, डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री, फिर डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री, एंड अभी डेमोक्रेसी है। लेकिन कब तक रहेगी ये पता नहीं। तो ऐसे में भी चैलेंजेस क्या होता है, एक बार डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना इज नॉट द वे कि आप डेमोक्रेसी को लोगों तक पहुंचा चुके हो या डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो चुकी है। नो, इसको सस्टेन करना, इसके साथ में लोगों के एस्पिरेशंस को जोड़ना एंड फिर डेवलपमेंट करना, ये होता है एक्सपेंशन, एंड दिस इज ऑल्सो द चैलेंज इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर हम नेक्स्ट चैलेंज की बात करें तो दैट इज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी व्हाट? डेमोक्रेसी के एसेंस तक हम पहुंच जाएं। लाइक इसके अंदर डेमोक्रेसी को आप कितना ज्यादा पावरफुल बना पा रहे हो, कितना ज्यादा उसको पावर आप शेयर कर पा रहे हो, लाइक ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप कर पा रहे हो कि नहीं जो डेमोक्रेसी को एक्चुअल में अलाइव रख सकें। ऐसे में होना क्या चाहिए, जो पीपल इस बात को समझने चाहिए कि डेमोक्रेसी की क्या नीड है। इस चैलेंज के अंदर हम अलग अलग मीनिंग देखते हैं, अलग अलग तरीके देखते हैं वर्ल्ड के अंदर। जनरली इट यूजुअली मींस द स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प द पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। आपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बनाया है कि नहीं बनाया है? आपने बनाया है तो कितना पावर उनको दिया है? लाइक वही चीज, वापस से एग्जांपल चाइना का लेते हो। चाइना में आपने डेमोक्रेसी बना दी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, आपने एक ही लेजिस्लेचर ही रखा, लेजिस्लेचर में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रखी, उसके अंदर एक ही व्यक्ति बार बार चुना जा रहा है एक ही पॉलिटिकल पार्टी में से, लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि इसी व्यक्ति को चुनना है क्योंकि आपके पास कोई चॉइसेस ही नहीं है। सो कितना ज्यादा आपने उसको पावरफुल बनाया है, कितने इंस्टीट्यूट्स कितने लॉयल हैं टुवर्ड्स द पब्लिक, एंड किस तरह से वहां पे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, इट इज ऑल्सो द चैलेंज। जो हमने 3 चैलेंज बेसिकली देखे, तो ये क्या है, एक तरीके से स्ट्रेंथनिंग पावर शेयर करना अमंग द इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, और बेसिक हमारे यहाँ तो 3 ही इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी आप कहते हो। सो व्हाट आर द 3 चैलेंजेस? पहला चैलेंज, आप एस्टेब्लिश करो, फिर फैलाओ और फिर उसको पावरफुल बनाओ। पहला चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, देखो एक बार फिर से, द फर्स्ट चैलेंज इज फाउंडेशन चैलेंज, द सेकंड चैलेंज इज एक्सपेंशन, एंड द थर्ड चैलेंज इज डीपनिंग। डीपनिंग मतलब कितनी गहराई तक डेमोक्रेसी वहां एग्जिस्ट करती है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं
वो है थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। देखो भाई, नो डाउट डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक फंडामेंटल है, पॉलिटिक्स का एक फंडामेंटल है। ओके, अब किस तरह से आप इसमें बदलाव लेकर आते हो, तो वही चीज इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी चैलेंजेस अभी आपने देखे हैं वो लिंक है रिफॉर्मेशन से। देयर इज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है उसको बदल सकते हो। रिफॉर्म करना मतलब उसके अंदर बदलाव लाना। जनरली सारे सजेशंस, सारे प्रपोजल्स इन सभी चैलेंजेस को जिसको आपने अभी पढ़ा, इनको ओवरकम करने के लिए आते हैं, वो रिफॉर्मेशन करने के लिए आते हैं। अगर आप कैसे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर सकते हो, कैसे उसको फैला सकते हो, कैसे पावर ज्यादा बढ़ा सकते हो, ये सारे रिफॉर्मेशंस हैं। या तो इनको आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशंस कह दो या पॉलिटिकल रिफॉर्मेशंस कह दो, सिमिलर सी बात है। कुछ ऐसे नीचे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ ऐसे सजेशंस दिए हैं जिन सजेशंस को फॉलो करते हुए इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन किए जा सकते हैं। सबसे पहले लॉ के इंपॉर्टेंस का बढ़ाया जाए, लॉ का जो रोल है उसको काफी और उम्दा किया जाए, वो चीज यहां पर बताई गई है। जैसे जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं जिसको आप अभी तक नहीं कर पाए हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का गलत तरीके से, लोगों के अलग गलत जो इंट्यूशंस हैं, गलत जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो वे है जो निकाल रहे हैं, सो अल्टीमेटली आपको यहां जरूरत है लॉ को थोड़ा सा टफ करने की। लॉ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई है। दूसरा चैलेंज, जो लीगल चेंज आप कर रहे हो ये केयरफुल होना चाहिए कि क्या इससे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या चीजें, मतलब आपके पास में कितना, आप जो भी चैलेंज आप लेकर आ रहे हो, कोई भी जो भी रिफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, वो कितना प्रोडक्टिव होगा, क्या उससे लोगों के राइट्स बढ़ेंगे, कम होंगे, कितना इंपैक्ट पड़ेगा। देखो एक इसका एग्जांपल और अच्छे से ले सकते हैं अपन। सरकार अगर ये लॉ बना दे कि कोई भी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि नशा जो होता है उससे नुकसान होता है, लेकिन अगर सरकार ये लॉ बना देती है सिंपल सा एक कि अब से कोई भी नशा नहीं करेगा, ठीक है, और कोई भी पकड़ा गया नशा करते हुए तो उसको सजा होगी, ऐसा अगर लॉ बना देती है, जो कि शायद लोगों की सेहत के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर ऐसा लॉ बन जाता है तो क्या ये वास्तव में डेमोक्रेटिक है? पहली चीज नहीं है। क्यों नहीं है? राइट टू लाइफ का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं आप इंपैक्ट करते हो, तो ऐसे में लॉ भी, लीगल चेंजेस भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुरंत हो जाए। कुछ ऐसे कानून भी आप नहीं बना सकते हो कि जो तुरंत ही सडनली चीजों को बदल दें। सो एनी लीगल चेंज मस्ट बी केयरफुल, लुक एट व्हाट रिजल्ट्स इट विल हैव इन पॉलिटिक्स। समटाइम्स द रिजल्ट में बी काउंटर प्रोडक्टिव, कई बार उल्टा भी हो जाता है। जनरली लॉज दैट सीक टू बैन समथिंग दैट आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन अ गुड थिंग्स हैव मोर चैलेंजिंग ऑफ चांसेस टू वर्किंग। द बेस्ट लॉ आर दोज, इसको अंडरलाइन कर लेना अगर आपके पास में है तो, अदरवाइज लिख लीजिएगा, वैसे तो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। द बेस्ट लॉ आर दोज विच आर एम्पावर द पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। सबसे अच्छे लॉज वो होते हैं जो लोगों को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने तक प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप बात समझो, कितना आसान हो जाएगा कि हम सही और गलत का फैसला समझ जाएं हमारे पॉलिटिक्स में। हमारे वो स्टेप्स जो वी आर गोइंग टू टेक, अगर हमें पता है कि क्या सही है तो बहुत सही हो सकता है। जिस भी पर्सन को आप चूज कर रहे हो, जिस भी लॉ को आप सपोर्ट या जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, अभी हमारी सिंपल से एक मतलब मेथोडोलॉजी होती है, लाइक अगर हमें टीवी पर कुछ अच्छा दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो हमें नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगेंगे। राहुल गांधी जी के लिए हमारे मीम्स अगर वायरल हो गए तो हम राहुल गांधी जी हमें सही नहीं लगेंगे, या हो सकता है अपोजिट भी हो जाए दोनों के लिए। ऐसे में हमारी खुद की सोच, जो तरीके हैं हमारे चीज़ों को डिसाइड करने के, अगर वो ठीक हैं तो चीज़ें बदल सकती हैं। कानून, इसने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल रिफॉर्मेशंस के लिए। किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर लॉ सही है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज रॉन्ग वे में अपना काम नहीं करेंगी, लेकिन लीगल चेंजेस जो आप कर रहे हो वो इतने भी ज्यादा इजी और इतने ज्यादा टफ भी नहीं होने चाहिए कि रिफॉर्मेशन नहीं हो पाए। ये सारी चीजें लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में होनी चाहिए, वही चीजें यहां पर बता रहे हैं। कुछ ऐसे करप्शन पे, कैसे आप करप्शन हो गया, कुछ मेल प्रैक्टिसेस हो गई, किस तरह से आप उनको रोक सकते हो, दैट वुड बी योर टास्क, और वही हमें देखना होता है। Democratic reforms are to be brought about the principally throughout the political practices. The main focus on the political reform should be on the way of strengthening democratic practices. The most important concern should be increasing and improve the quality of political participation by the ordinary citizen.
अगर डेमोक्रेसी अच्छा करना चाह रहे हो, डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन करना चाह रहे हो, तो लोग कितने ज़्यादा सेंसिबल हैं अपनी पॉलिटिक्स को लेकर, अपनी गवर्नमेंट को लेकर के, ये ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ इसने थर्ड पॉइंट में बहुत सही कहा है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशंस क्या होता है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशंस का मतलब होता है कि जब लोग, ऑर्डिनरी पीपल, पॉलिटिक्स में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे, और एक सेंसिबल पार्टिसिपेशन, वो नहीं कि 500 रुपए देकर के वोट बेच दिया, अपना लेकर के, सॉरी, 500 रुपए लेकर के वोट बेच दिया, है किसी और रिश्वत के अंदर आपने, या अपने भाईचारे के अंदर आपने किसी को वोट दे दिया। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो हमारा जो वैल्यू है वोट का, वो बहुत बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। हालांकि इंडिया के अंदर ये जो सेंसिबिलिटी है ना अपने सैफरेज के लिए, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, कि उस लेवल पे जाके काम नहीं कर रही होती है। लाइक हम बहुत ईजीली लेते हैं अपने इन राइट्स को, एंड उसी कारण से कुछ ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाते हैं। दैट शुड नॉट बी, जो कि कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं, करप्शन फैला देते हैं, या फिर जो अच्छी पॉलिसीज़ लोगों के लिए बननी चाहिए वो पॉलिसीज़ नहीं बन पाती हैं। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे देखो, आपने किसी पर्सन को चूज़ किया और वो पर्सन क्या कर रहा है, एक बार ऐसे समझते हैं। ये एक घर है, ठीक है, मान लेते हैं एक छोटा सा घर है, एक बढ़िया सा घर है। अभी आप भी देखते होंगे, हम तो शहरों के अंदर इस तरह से देख रहे होते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम आई कि नई बिजली के तार लगाने हैं, यहाँ पे पोल्स लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन बिजली के तारों को हटा करके आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लगाने हैं पोल्स, ठीक है भाई, पोल लगा देंगे। तो क्या करो, खड्डे खोदो, खड्डे खोद देंगे, ये खोद दिए खड्डे, और इसमें कर दिया हमने वायरिंग, ठीक है। अब गवर्नमेंट को उस टाइम पर याद नहीं आता है कि अगर पाइपलाइन के कनेक्शंस दोबारा यहां से इन पे इन्हीं के साथ में लगाना है या इनसे दूर लगाना है, कुछ भी जो अंडरग्राउंड आपको करना है, नई पाइपलाइन लेकर आनी है, नई वाटर सिस्टम आपको अरेंज करने हैं, तो इसी टाइम ड्यूरेशन में कर दें जब सड़क टूटी हुई है। होता क्या है, पाइप यहाँ पे पहले बिजली के तार लगाए जाएंगे तो सड़क को तोड़ दिया जाएगा, और कई दिनों बाद जाके सड़क जब बन जाएगी तब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को याद आएगा कि यहाँ पे अब अपने को वापस से पाइपलाइन भी बिछानी है। अब ऐसे में क्या होगा, वापस से बनी हुई नहीं बनी सड़क को खोदा जाएगा, वापस से उसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसके बाद कई दिन तक वापस से रोड पड़ी रहेगी। ऐसे में याद आएगा इनको फिर कोई ना कोई काम रह गया इसमें बीच में। इसके अंदर मिसकम्युनिकेशन है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। पहली चीज तो आज तक ऐसे बहुत सारे शहर हैं, ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं जो कि अभी भी सही तरीके से वहां पर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। एंड दिस इज द वे, दिस इज द प्रॉब्लम जहां पे आप फेस करते हो, इश्यूज देखते हो। डेमोक्रेसी इन्हीं कारणों से अचीव नहीं हो पाती है अपने सक्सेस को। सो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, होपफुली समझ में आया होगा तुम्हें। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन, अगर ऐसी ही चीजें होती रही, लोग अगर समझेंगे तो फॉर श्योर वो सारी चीजें अचीव भी होगी। तो ऑर्डिनरी सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत वैल्यूएबल है एंड इट मस्ट बी। कोई भी प्रपोजल पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन का should think not only about what is good solution but also who will implement it and how। आपने बोल दिया कि हम सब के यहां पर जितने भी शहर हैं, बड़े शहर, उन सबको बुलेट ट्रेन से जोड़ देना चाहिए, आपने जो बोल दिया ऐसा। बट बोल देना, आप याद करो ना, अभी हम थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था 5 ईयर प्लान के बारे में। चलो उसको छोड़ते हैं, अभी एक बार इसको समझो। ऐसा क्यों है कि आपने 5 ईयर प्लान को या प्लानिंग कमीशन को बदल करके नीति आयोग बना दिया? प्लान्स बनाना काफी आसान है, बट एग्जीक्यूट करना उनको बड़ा मुश्किल है, या एग्जीक्यूशन होगा कैसे ये बड़ा मुश्किल है। सो वही चीज यहां पर बताइए कि प्रपोजल रिफॉर्मेशन कैसे हो। इट्स क्वाइट इजी, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हु विल इंप्लीमेंट एंड हाउ यू विल बी इंप्लीमेंटेड दैट। ओके, सो यहां पर इस बात के लिए लेजिस्लेचर बिल पास करता है लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और जो एमएलएज हैं वो कई बार अगेंस्ट में हो जाते हैं इन सभी के। सारे एक साथ एक सुर में ये नहीं बोलते कि हाँ ये लॉ सही है। द रीजन इज, हो सकता है वो उनके इंटरेस्ट का पार्ट ना हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वो कई चीजें, कोई अच्छे लॉज होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एक लोकपाल बिल, बहुत बार बहुत फेमस हुआ था जब दिल्ली इलेक्शंस फर्स्ट टाइम हुए थे। तो ये लोकपाल बिल जिसमें अन्ना हजारे ने बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक किया था, काफी अच्छा लॉ था। और ऐसे कुछ लॉज बन जाते हैं जिसमें मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहां पर वो लॉ बन के निकल भी जाते हैं, बट वो फ्रूटफुल होते हैं नहीं होते हमें पता ही नहीं चलता, लॉज के बारे में पता ही नहीं चलता हमें। सो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सही नहीं होते, या कई बार उनको लगता है कि कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं, कुछ लोग उसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में होते हैं। इट इज नॉट ईजी टू
very wise to think that the legislature will pass legislations that go against to the interest of political parties or MPs, but the measurement that rely on the democratic movements, citizens organizations and the media likely to be succeeded. ठीक है, इसने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया है कि कई बार हमें लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो MLAs हैं, वही सबका अपना अपना रुझान, सबका अपना अपना थॉट है, कुछ के लिए वो अच्छा होता है, कुछ के लिए अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इन सबको छोड़ करके ज़रूरी होता है कि मीडिया के थ्रू जाओ, चाहे जनता से, आम जनता से उसका समझो कि उसका थॉट क्या है अबाउट दैट मैटर, तब जाकर के आपको पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैसे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी वॉज अ गुड, पर्सनली आई सजेस्ट कि एक अच्छा हो सकता था, कुछ और बेटरमेंट हो सकता था अगर हम उसके लिए पहले से अश्योर्ड होते, उसके लिए हम पहले से पॉलिसी हमारे पास बनी हुई होती, या उसके बारे में थोड़ा सा हमें टाइम और ज़्यादा मिल जाता। बट हाँ, जो प्लानिंग उन्होंने की थी उसमें टाइम देना पॉसिबल नहीं था। स्टेप कैसा रहा? स्टेप तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हो काइंड ऑफ हम उससे सर्वाइव करके निकल गए। बहुत बड़ा चैलेंज था हम जैसे एक इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री के लिए कि आप पूरे करेंसी जो चल रही है उसको बंद कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ, तो वो कितना सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? MPs या पॉलिटिकल पार्टी से पूछोगे? नॉट पॉसिबल। आपको जनता से पूछना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन से पूछना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या क्या वे हो सकते थे सक्सेस के, या क्या तरीके हैं जिनसे आप इस तरह के जो बड़े चैलेंजेस हैं या इस तरह के बड़े जो प्रपोजल्स हैं उनको अचीव कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी कुछ और ऐसे ही रिफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्या हो सकता है? गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ बना देती है, यहाँ पे कुछ 2 एग्जाम्पल हैं। पहला है डॉक्टर्स काफ़ी एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे? यूपी का एक केस बताया कि डॉक्टर रेगुलरली हेल्थ केयर सेंटर्स पे एब्सेंट रहते हैं और वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, विलेजर्स को टाउन्स तक जाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा हाई फी पे करनी पड़ती है। दूसरा चैलेंज यहाँ पर है कि एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस ओन अ प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 1 करोड़ रुपीज। मतलब यहाँ पे इन सब के सामने जो पॉलिटिकल फंडिंग्स हैं उनके लिए और डॉक्टर्स का एब्सेंट है उनके लिए कुछ ये 2 चैलेंजेस हैं। अब ये चैलेंजेस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उनके रिफॉर्मेशन भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। छोटा सा होमवर्क आपको दे के जा रहा हूँ आज का, हालांकि इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन छोटा सा होमवर्क ये है कि इन दोनों चैलेंजेस को आप एक बार समझें और उसके बाद में हम जब लास्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको ईजिली अंडरस्टूड कर पाओगे। ये आज का होमवर्क होगा कि इसको जहां तक हमने पढ़ा है आज वो एक बार अपनी बुक से पढ़ें, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब रिवीजन होगा वो देखेंगे और उसके बाद से हम इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, सो होपफुली आपको होमवर्क भी मिल गया होगा और होपफुली आपने ये चैप्टर अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको समझा भी होगा। कहीं डाउट है तो टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।